चलिए भाई, तो हम लोग का नेमी एमसीक्यू चल रहा है ना। ठीक है, मॉड्यूल 6 चल रहा है एसी सर्किट। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके आईटीआई में मैक्सिमम क्या, मान लीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे। तो दिमाग में ऐसा भ्रम नहीं रखना है कि यार क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। कंफर्म है, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और आपके अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही पूरा पीडीएफ सॉल्व करके जाना भी है ना। तो अभी हमने कल कहाँ तक किया हुआ था? 30 तक हुआ था, 30 तक ना। चलिए सही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इन ए थ्री फेज सिस्टम इफ़ द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड द अप्रेंट पावर इज 5 किलो वोल्ट एम्पियर, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। देखिए यहाँ पे ना कम से कम आपको हिंदी के साथ साथ इनके नाम का इंग्लिश भी कम से कम पता होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे एक्टिव पावर, एक्टिव पावर क्या होता है इसे, ठीक है, ये क्या होता है भाई, एक्टिव पावर को हिंदी में कहते हैं सक्रिय पावर। और ये जो आभासी पावर होता है इसे कहते हैं अपरेंट पावर। फिर इसके बाद आता है प्रतिक्रियाशील शक्ति। ये क्या होती है भाई, रिएक्टिव पावर। जैसे प्रतिक्रियाशील, यहाँ पे देखिए हिंदी में जो क्वेश्चन है, अब यही जैसे सक्रिय मतलब लैंग्वेज हिंदी में ही रहेगा, लेकिन ये सक्रिय को यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव, हिंदी में लिख देंगे एक्टिव। इसलिए आपको जो है इसके नाम के साथ साथ, मतलब हिंदी नाम के साथ साथ आपको इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दे रखा है भाई, पहले हम लिख लेते हैं। देखिए थ्री कला प्रणाली, यहाँ पे इन ए थ्री फेज सिस्टम द एक्टिव पावर। देखिए एक्टिव पावर बराबर, एक्टिव पावर को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और P बराबर, हम एक बार पूरा टोटल आपको रिवाइज कर देते हैं जल्दी जल्दी। P बराबर होता है VI, एक्टिव पावर है तो यहाँ एक्टिव कंपोनेंट्स I cos फाई हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर, अरे सॉरी वाट। एक्टिव पावर की जो यूनिट होता है वो वाट होता है, बड़ा में जाएंगे तो किलो वाट। और यहाँ पे फिर आपका आता है रिएक्टिव पावर, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। और रिएक्टिव पावर जो होता है वो VI, ये साइन I साइन फाई, यहाँ रिएक्टिव कंपोनेंट्स। और इसका जो होता है रिएक्टिव लगा है, बाकी वोल्ट एम्पियर है तो देखिए वोल्ट एम्पियर होगा, लेकिन रिएक्टिव है तो यहाँ पे रिएक्टिव लगा दीजिए, ये इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद देखिए क्या होता है भाई, आपका यस होता है, ये अपरेंट पावर होता है। ठीक है, अपरेंट पावर होता है। और ये होता है V/I, और ये वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों की यूनिट, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है ये। ठीक है, अब देखिए, अब इनके बीच संबंध क्या होता है, अगर हम इनका मतलब ट्रेंगल बनाएं। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर का अगर हम ट्रेंगल बनाएं। अब यहाँ पे देखिए हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम बेसिक में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं भाई। अगर हम इसका ट्रेंगल बनाएं तो ट्रेंगल आपका कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई यस, और ये हो जाएगा आपका पी, और ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, पी क्या है, एक्टिव पावर है। ठीक है, एक्चुअल पावर है, तो इसको हम दिखाते हैं वास्तविक वाले लाइन पे, एक्स अक्ष पे। ये जो होता है एक तरह से इमेजिनरी पावर होता है, काल्पनिक वैल्यू होती है, तो इसको काल्पनिक लाइन पे हम दिखा देते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस पावर को निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे वेक्टर सम नहीं होता है कि आप ऐसे जोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, यस इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। वेक्टर सम नहीं है ये फेजर सम होता है। और फेजर सम निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, यस बराबर, हम देखिए क्या लिखेंगे, यस बराबर लिखेंगे, ठीक है, ये रियल वैल्यू पी, और ये प्लस यहाँ पे जे लगा के लिखेंगे, ये ऑपरेटर है, और जे लिखेंगे क्यू, क्यू ऐसे, ये होता है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको निकालना होगा यस स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा भाई पी का स्क्वायर और प्लस क्यू का स्क्वायर। अब देखिए सवाल में आपको दिया क्या है, इन्होंने देखिए दे रखा है भाई क्या, एक्टिव पावर 4 वाट है, एक्टिव पावर का मान 4 वाट। ठीक है, 4 किलो वाट है, सॉरी। उसके बाद आपका क्या है, अपरेंट पावर कितना है भाई, 5 वोल्ट, 5 किलो वोल्ट एम्पियर। अपरेंट पावर 5 किलो वोल्ट एम्पियर है। चलिए किलो वाट में यहाँ था, किलो वोल्ट एम्पियर यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या कहा है, आपको पूछा है रिएक्टिव पावर, इसका मान पूछा है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे क्यू का मान निकालना है, ये क्यू स्क्वायर होगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर देखिए अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यस स्क्वायर, यस का क्या मान है भाई, 5 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा ना, और फिर माइनस पी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25 में से 16 गया 9, और क्यू बराबर कितना हो जाएगा 3, क्यू बराबर हो जाएगा भाई 3। ठीक है, सिंपल यही आंसर आपका हो जाएगा। आंसर कौन सही है, आंसर सी बिल्कुल राइट है। ठीक, तो ये सवाल समझ में आया ना, बस आपको ये याद करके रखना है भाई, और ये ऐसा जहाँ भी लिखा रहे तुरंत यस स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या है भाई, आर एल सी इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल ऑकर इन आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, मतलब जो आर एल सी सीरीज सर्किट होता है, रेजोनेंस की स्थिति क्या होती है, रेजोनेंस स्थिति कब होता है, रेजोनेंस का जो कंडीशन होता है वो कब फॉलो होगा। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस स्थिति कब होती है, हमने पढ़ा था जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी के, यही होता है रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ना, या वी एल बराबर हो जाए वी सी के, या ओमेगा एल बराबर हो जाए ओमेगा सी के, तब ये क्या होगा, हमारा रेजोनेंस की स्थिति होगी। ठीक है, रेजोनेंस की स्थिति, रेजोनेंस की स्थिति समझ में आया ना, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी के, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इस स्थिति को कहते हैं, कौन से, एक्सएल बराबर एक्ससी, इस स्थिति को कहते हैं रेजोनेंस की स्थिति। ठीक है, और वहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी पे हमारे करंट का मान मैक्सिमम हो जाता है, एकाएक बहुत बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या इन्होंने दे रखा है भाई, देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज जीरो, नो नो भाई जीरो नहीं होगा, बराबर होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही बस हो गया, इक्वल हो गया ना, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए ये तो छोटा सा क्वेश्चन था आपके थियरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 34 नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है ज्यावक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर के एफ का मान क्या होता है। तो देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है भाई, देखिए फॉर्म फैक्टर एफ ओ आर, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है देखिए आर एम एस वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्म फैक्टर होता है, आर एम एस वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। अब आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल का मान रखेंगे आप, तो ये जो आता है भाई, ये आता है 1.11, ये होता है भाई साइनोसॉइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर। ये याद कर लीजिए, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, साइनोसॉइडल एसी के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, मतलब इन्होंने प्रेरकत्व का उल्टा पूछा है। अगर आप सोचेंगे तो प्रेरकत्व का मतलब होता है भाई इंडक्टेंस एल होता है, अब यल का उल्टा क्या होता है भाई, एक्स का उल्टा हो सकता है, एक्सएल का उल्टा हो सकता है, एक्ससी का उल्टा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यल का उल्टा तो हमने नहीं पढ़ा भाई, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट मुझे लग रहा है। देखिए एक्स का जो उल्टा होता है वो होता है भाई बी, इसका उल्टा हो जाएगा तब बी एल, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर पूछेंगे तो बी सी। ठीक, अब इन्होंने देखिए दिया क्या है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, मतलब उल्टा क्या है। तो देखिए जो प्रतिघात रिएक्टेंस, अब इन्होंने कह रहा है भाई एक्स इंडक्टेंस का उल्टा रिएक्टेंस होगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस जो होता है वो होता है सब्सटेंस का उल्टा, इसे हम सब्सटेंस कहते हैं। तो ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट गलत होगा कि ये नहीं होगा उसका उल्टा। एडमिटेंस को हम वाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका उल्टा होता है 1/, जो जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस, प्रतिबाधा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। कंडक्टेंस को हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका उल्टा होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर। तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा मतलब ये 1 2 3 जो ऑप्शन है ये तो साफ साफ गलत हो गए। बाकी ये बचा आपका सब्सटेंस, मतलब बी,
बी भाई, बी बच गया। वैसे ये तो पूरा मतलब क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन इन्होंने बी को पता नहीं कैसे, क्योंकि बी का तो उल्टा अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा भाई यक्स, रिएक्टेंस। तो फिर भी बी ऑप्शन इन्होंने सही किया है, तो चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, निम्मी वाले भी गजब गजब पेपर बनाते हैं। 36 नंबर देखिए क्या है, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। 36 नंबर, धारा एवं वोल्टेज के मध्य, आप चित्र में देख रहे होंगे कि जिस समय में, मतलब यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ऐसे कुछ ग्राफ दिख रहा है, ये मान लीजिए कोई एक वोल्टेज होगा और इसके नीचे वाली ये करंट मान लेते हैं। तो जिस समय वोल्टेज चल रही है उसी समय करंट भी चल रही है, सेम टाइम में। तो ये होता है भाई प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, और इसको हम कहते हैं, ये सेम फेज में है, और इसी को इंग्लिश में हम कह देते हैं इन फेज, इन फेज कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, बिल्कुल धारा एवं वोल्टेज समान कला में हैं, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, धारा एवं वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, समान कला में हैं, इनकी कलाएं क्या हैं, समान हैं, साथ उछल रही हैं, साथ कूद रही हैं, साथ जीरो पे जाएंगी, साथ मैक्सिमम पे। ठीक है, ये समान कला में हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 वाट मीटर, यहाँ पे W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर W रीडिंग उलटने के बाद, W2 की रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए W1 गुणित W2, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, W1 ओनली नहीं होगा, W2 भी होगा। अब यहाँ देखिए W1 प्लस W2 नहीं होगा, अब ये कह रहे हैं एक रीडिंग कब ली जाती है, जब हम उलट देते हैं। कहने का मतलब अगर वो भाई प्लस W रहा होगा, उलट देंगे तो माइनस W हो जाएगा, तो टोटल पावर आप लिखेंगे तो W1 माइनस W2 आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन राइट होगा सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। ठीक, इस ऑप्शन के अनुसार सी करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सी 3 कला में, चलिए इसको मिटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 3 कला प्रणाली में वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। कृत्रिम मतलब क्या होता है भाई, आर्टिफिशियल। ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा प्रणाली है जिसमें हमें जो है अलग से न्यूट्रल वायर लगाना पड़ता है। तो हमने दो पढ़ा था भाई, 2 प्रकार के कनेक्शन, एक तो हमने पढ़ा था डेल्टा वाला, और एक हमने पढ़ा था भाई स्टार वाला। हम स्टार में देख रहे थे कि ये जो है इनके तीनों तार एक कॉमन पॉइंट में मिल रहे थे, जिसे हम न्यूट्रल कहते थे, यहाँ पे न्यूट्रल अपने आप निकल जाता था। ठीक है, लेकिन डेल्टा में क्या होता था भाई, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ क्या किया जाता है, अलग से न्यूट्रल का जुगाड़ किया जाता है। तो मतलब किसमें भाई, डेल्टा 3 वायर सिस्टम में, 1 वायर 2 वायर 3 वायर। ठीक है, बाकी ये लगा दिए तो अब हो गया 4 वायर ना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए 3 वायर, स्टार तो बिल्कुल होगा ही नहीं, स्टार वाला एकदम पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, स्टार में तो होता ही है। ठीक है, वहाँ न्यूट्रल होता है अपने आप। तो यहाँ पे डेल्टा वाला सिर्फ आपको देखना है, तो 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, 4 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में नहीं करके आना है, 4 वायर कब होगा, जब न्यूट्रल हो जाएगा भाई ना। तो 3 वायर, 3 वायर मतलब ये भी ए भी ए, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको फेज ही मिलेगा, या लाइन आर वाई बी, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में। जब 4 वायर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूट्रल भी, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भाई, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। तो ये देखिए भाई 415 होता है, 240 पे लाइन वोल्टेज जो होता है वो 415 होता है, आपको एकदम याद ही होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए क्या दिया है भाई, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज, देखिए कैसे निकालेंगे, हम VL बराबर लिखते हैं √3 मल्टीप्लाई क्या होगा भाई, VP। VP का मान इन्होंने दे रखा है √3, कितना VP का मान है 240, तो ये आ जाएगा, इसका जब गुणा कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 1.732 गुणित 240,
ठीक है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 415। देखिए आ रहा है, गुणा करके बताइए, 1.732 में गुणा करिए, देखिए 415 आ रहा है, 415 वोल्ट। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ना ये याद होना चाहिए, अगर हमारा फेज वोल्टेज जो है 240 है तो हमारा जो लाइन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 415। ठीक, चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर का हमने अभी फार्मूला लिखा था आपको। फॉर्म फैक्टर का क्या होता है भाई, फॉर्म आरएमएस वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को ही हम कहते हैं प्रभावी मान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, इफेक्टिव वैल्यू बटे में एवरेज वैल्यू। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट में हमें, ठीक है, क्या निकालना है, इम्पीडेंस। तो हमने बताया था, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बताए हैं एक्सएल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था इम्पीडेंस लिखने का तरीका क्या होता है, जेड बराबर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए आर प्लस जे कोष्टक में एक्स यल, और ये वाला साइन फिर लिखाना लगाना है एक्स सी। तो यहाँ पे जेड मॉड जेड बराबर निकालना चाहेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स यल एक्स सी का होल स्क्वायर। यही जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।